Am I audible to you all? Yes, ma'am. Is the screen visible to you all? Yes, ma'am. So beta, in this paper I am going to write the first question. तो मेरे को ये चाहिए कि आपको थोड़ा नंबर भी इसका ध्यान में रहे, तो मैं 46 से ही जैसे आपके एग्जाम में आता है वैसे ही दे रही हूँ. इट इज नॉट लाइक द लास्ट टाइम जिसमें आपको 50-50 वाला था, तो मैं ये 45 और वाले पैटर्न से ही चल रही हूँ. आप समझ गए हो ना कैसे मैं कह रही हूँ? Yes, ma'am. हर किसी को पता है भाई पैटर्न का, ठीक है ना. अभी 50-50 आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में से, जिसमें से 45 आपको करने होते हैं, बट मैं 45 उसके बाद बायो के सेक्शन के बाद 46 नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ. देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो सोच समझ के करना है. इट हैज बीन फाउंड दैट atoms combine to form the bonds in order to keep 8 valence electrons. ठीक है, ये हमें पता है. And attain stability. चैप्टर तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है. अब वो कहता है कि हाइपोथेटिकली आपको ये अज्यूम करना है, हाइपोथेटिकली इफ द स्टेबिलिटी is attained with 7 electrons instead of 8. ये assume करने को एग्जामिनर ने बोला है. then the formula of nitride ion would be. What would be the formula of the nitride ion? पहली ऑप्शन इसमें दे रखी है N+, सेकेंड ऑप्शन इसमें N2 negative, third option here is the N2+, fourth option here is the N3 negative. Quickly you have to give the answer, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, है ना. You don't have to think अगर too much. अगर आपको आता है तो समझ में आ चाहिए. अच्छा पहले मुझे चैप्टर बताओ, चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? अरे आइडिया तो देना पड़ेगा ना आपको, क्या चैप्टर, क्या लगता है आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन है? मैम केमिकल बॉन्डिंग. देखो इसके ना, अगर तुम ये भी आंसर दे देते ना पी ब्लॉक तो भी सही था, केमिकल बॉन्डिंग भी सही है. केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी अगर आप इसे पी ब्लॉक भी बोलते हो तो वो भी एक उसी की बात कर रहे हो आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही, तो करेक्ट. हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या करना है ना, मुझे चैट बॉक्स में आंसर सेंड करना है क्विकली. एक आंसर मेरे पास आ गया है और क्विकली सबको पार्टिसिपेट करना है. मैंने चैट बॉक्स ऑन कर रखा है. वेरी गुड वेरी गुड. 3 आंसर्स आई हैव रिसीव्ड. तन्वी का भी आ गया हमारे पास, प्रशांत का भी है, पलक का भी है, अभी का भी है, महक का भी है, आंचल का भी है. ठीक है चलो, वी डोंट वांट टू वेस्ट अ मच ऑफ अ टाइम ओवर इट. मैं ये चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको दे दूं. कृतिका सही नहीं है बेटा. अब देखो, पहले तो कितने स्टूडेंट क्लास में ये जानते हैं कि नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? Who can tell the formula of the nitride ion? नहीं पता. नाइट्रोजन 2x5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है. अगर इसके ऑक्टेट की बात करें तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 5 है, तो हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवा देंगे तो ये n के ऊपर 3 नेगेटिव आ जाएगा. तो when n is with the 3 negative charge ना, we usually call it as a nitride ion. ठीक है, पहले तो ओरिजिनल नाइट्राइड आयन पता होना चाहिए होता क्या है. अब कंफ्यूजन, अब इसके साथ रिलेटेड कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता था जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है.
एक होता है बेटा एजाइड आयन। अब N3 के ऊपर 1 नेगेटिव है, दिस इज कॉल्ड एज अ एजाइड आयन। अब इन दो बातों में डिफरेंस समझ लो, N के सर पे 3 नेगेटिव है तो नाइट्राइड, N3 के ऊपर 1 नेगेटिव है तो एजाइड। ठीक है, तो पहले तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फटाफट से जिन बच्चों को नाइट्राइड का फॉर्मूला आता है देख के इसको टिक नहीं लगा देना। अब वो कहता है इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं। उसने कहा कि अगर आपका ऑक्टेट जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 की जगह पे 7 से पूरा होता हो तो बच्चा इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे बताओ जरा मुझे। अरे हाइपोथेटिकली बोला ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, ठीक है ना। इसने क्या करना है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे। मैम अगर स्टेबिलिटी 7 पे आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, अगर स्टेबिलिटी इसकी 7 पे आ रही है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे तो ये N3 नेगेटिव की जगह पे क्या बन जाएगा, N2 नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये क्लियर है आपको मैंने कैसे लिखा है इसको, हाउ आई हैव रिटन इट। यस मैम। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का नाम बताना फिर स्टार्ट करना। 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास जिनके जो मासेस है ना, जिनका मास एक का m है और एक का 2m है, और क्वेश्चन में गिवन है दे हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इन द रेशियो ऑफ, देयर de Broglie wavelength is in the ratio, and what the option he has given, A option is 1:1, B option is 1:2, C option is 1:√2, and D option is √2:1. What do you think? I am giving you some time, और उसमें फटाफट से आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द आंसर। चलिए, अच्छा बताओ मुझे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। अरे ये तो बहुत आसान है, बताना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। Nobody in the class knows the answer ki what is the chapter to which this question belongs. मैम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Yes, structure of an atom. ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से है बेटा। चलिए, स्टार्ट गिविंग द आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली। अल्टीमेटली आपको थ्योरी नहीं आनी है पेपर में, अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना आना है, उसी पे ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ेगा। मेरे पास एक आंसर आया है एंड दैट आंसर इज पलक। पलक करेक्ट। प्लीज बी ऑनेस्ट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। सही है, तन्वी का भी सही है, अभी का भी सही है, गुड। प्रशांत आपका भी ठीक है बेटा। चलिए, अभी आंसर आया है, महक भी ठीक है, निशा का, निशा नहीं ठीक है बच्चा। चलिए, कांट स्पेंड द टू मच टाइम ऑन इट। देखो, पहली बात तो क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट। यू वांट टू कैलकुलेट लैम्डा, and whatever the relationship we have derived in the class, that is lambda is equal to h by mv. बट क्वेश्चन में आपको समझ आ रहा होगा कि मास तो दे रखा है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द वेलोसिटी ही हैज गिवन अस द काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कोई इशू नहीं है बच्चा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को ना E से लिखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अ हाफ mv²। अब हमें ना इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है, तो इसको m से डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद द m, तो ये m² हो जाएगा, डिवाइड इससे कर दिया। अब 2m को इधर शिफ्ट कर दो, दिस इज अ 2m ek is equal to m² into v², and if you want to calculate the value of mv,
that is 2 into m into ek, which is the kinetic energy. तो this is the answer of mv. तो आज के बाद आप ये रिलेशनशिप डिराइव नहीं करोगे, जैसे आपको ये याद है ना वैसे ही याद रख लोगे. दिस इज रूट ऑफ 2m into ek, kinetic energy. अब जो m1 है दैट इज अ मास m, जो m2 है दैट इज अ मास 2m. तो अगर हम λ1 अपॉन λ2 का रेशो करेंगे तो ये m h वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, ये अब चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2m2 into ek और ये आ जाएगा 2m1 into ek. और एक बात याद रखो बच्चा कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है. तो 2 into m2 की कितनी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 2m दे रखी है इंटू काइनेटिक एनर्जी ek. और यहाँ पे 2 into m1 की कितनी वैल्यू दे रखी है, m into ek. आगे तो मुझे लगता नहीं कि मुझे करना चाहिए, वेरी इजी. 2 into 2 में से एक 2 आ गया आपके पास, अंदर रह जाएगा m into ek. ठीक है, यहाँ पे √2 आ गया, रेस्ट बचा m into ek. तो इसको आप कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो λ1 is to λ2 का कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज √2:1. जिन बच्चों ने सॉल्व किया वैसे ही किया, बताओ जरा मुझे. दिस इज द Yes, सेम. ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. जिन बच्चों ने सॉल्व किया है ऐसे, गुड. और फ्यूचर के लिए जिनको नहीं आता है, इट्स ऑल ओके, यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला, हाउ द लैम्डा इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी. अदरवाइज लैम्डा इज इक्वल टू mv तो सबको आता है. ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. चलिए, क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 इज अगेन द हाइपोथेटिकल वन. तो फॉर द हाइपोथेटिक, थोड़ा सा ट्रिकी है ये. फॉर द हाइपोथेटिकल hydrogen like atom which follows Bohr's model. Some spectral lines were observed if it is known that the line E belongs to the visible region. Please be on mute, everyone. Then the line possibly belongs to the UV will be. And here it is mentioned that N1 is not the ground state. And the spectra here mentioned it's something like this: N1, N2, N3, N4, N5. And where is E located? Here is the E located. Here is D located. E इतना है, ठीक है, ये D है. And this is the C. This is the A. And this will be the B. And the option he has given is, the first option would be the B and D. Second option would be the D only. Third option would be the C only. And the fourth option would be the A only. You can start doing. What is the name of this chapter, beta? Ma'am, structure of atom. Yeah, absolutely correct. The name of this chapter is again the structure of an atom. Now go for it. Go for it. You can send your answers in a chat box. Thinking based question है ये. No calculation is involved. One answer I have received. Saksham's answer I have received. Saksham, this is not correct. Mehak, this is correct. Anchal, this is correct. Palak, this is correct.
तन्वी, दिस इज करेक्ट। बेटा प्लीज बी ऑनेस्ट while सॉल्विंग द क्वेश्चन, अदरवाइज मुझे नहीं गैस लग पाएगा। Why the all are not participating? Why you are sitting simply and not doing? मुझे रिपीटेडली वही बच्चों के आंसर मिल रहे हैं, कोई भी नया स्टूडेंट नहीं। एक असक्षम ने अभी दिया आंसर, बाकी सेम रिपीट स्टूडेंट है पहले पहले क्वेश्चन से। अभी अभी है जिसका स्क्रीन नेम आंसर करेक्ट है बेटा। ओके, कैन एनीबडी इन द क्लास एक्सप्लेन? यस मैम। बोलो तन्वी। मैम यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जो ई वाला है वो विजिबल रीजन को बिलोंग करता है, तो मतलब और उसके बाद बोला है कि द लाइन बिलोंग्स टू द यूवी रीजन, मतलब यूवी रीजन में जो लाइन आती है वो लेमन सीरीज है, तो वो इसके पीछे आती है। तो इसमें हम नेसेसरीली ये नहीं देखना है कि कौन सा, मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट में पहले मेंशन किया है कि N1 जो है वो ग्राउंड स्टेट नहीं है, तो जो विजिबल रीजन है उससे पहले आता है अल्ट्रावायलेट वाला रीजन जिसमें लेमन सीरीज फॉल करती है, तो उससे रिलेटेड देख के मैंने ए किया क्योंकि ये इससे पीछे आ रहा था और ये लग रहा था। तन्वी बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट तो मैं नहीं बोलूंगी आपकी एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल गुड। देखो इसका कंप्लीट आंसर कैसे जाता है, ये ना क्वेश्चन ट्रिकी था। जो व्हेन वी हैड डिस्कस द स्पेक्ट्रा ना, देन इन दैट स्पेक्ट्रा व्हाट वी हैव लर्नड कि हायर लेवल से जब भी आपकी लाइट फर्स्ट लेवल पे आए, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइमन। यस और नो? Means finally if it will be reaching to the nf is equal to 1 na, that is the Lyman series and that belongs to the UV. And if the final level is 2, that belongs to the Balmer and that is equal to visible. Okay, but ये question इस तरह से पूछा नहीं गया। If this is a you can say visible, तो visible है तो second level में तो ये आ नहीं रहा। ये किस level में लिखा हुआ है? फर्स्ट लेवल में लिखा हुआ है, मतलब ये इस ट्रिक से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। whatever we have done when the high energy light is coming back to the first level, then Lyman, then Balmer, then UV, this and that, और UV में होती है Lyman, फिर विजिबल और बाकी सब IR। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं जा रहा क्योंकि इसने जो नाम दिए हैं 1 2 3 4 5 ये वो नेम नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। You might be remembering when we have done the electromagnetic radiation, we have done electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बस हमें ये जानना है कि एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। इफ यू रिमेम्बर सबसे पहले क्या आता है? कॉस्मिक रेज आती हैं, फिर उसके बाद गामा रेज आती हैं, फिर उसके बाद यूवी रेज आती हैं, आफ्टर दैट इज अ विजिबल। आता है तो बहुत बड़ा है, उसके बाद आईआर आता है, फिर माइक्रो आता है, फिर रेडियो आता है, लास्ट में एफएम आता है। ठीक है ना? बट हमें सिर्फ इतना रिक्वायर्ड है, लेट मी टेक इट विद द वाइट कलर, कि यूवी और विजिबल में क्या रिलेशनशिप है। बेटा ये डिक्रीजिंग एनर्जी का है, दिस इज अ डिक्रीजिंग एनर्जी पैटर्न और द इंक्रीजिंग लैम्डा पैटर्न। तो हमें इतना पता लग गया कि यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है विजिबल से। इतना क्लियर हो गया? अब यूवी की एनर्जी विजिबल से ज्यादा होती है, तो अगर ये विजिबल है तो यूवी इससे हाई एनर्जी का होना चाहिए। और कंपैरिजन हमेशा एप्पल टू एप्पल होता है। आप ये नहीं देख के कह सकते ये इससे ज्यादा एनर्जी का, ये इससे ज्यादा एनर्जी का, ये इससे ज्यादा एनर्जी का है। हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बात सिखाई थी कि व्हेन यू आर डिस्कसिंग द बोहर स्पेक्ट्रा ना, then never ever consider that there is a equal spacing between the levels. Yes or no? You can give me a thumbs up if you are getting me, and you can type in a chat box if you are facing any doubt, or simply you can unmute and say. तो यहाँ पे ओके बेटा, इफ द लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड तो मैं बोल सकती हूँ कि 3 बॉक्स का डिस्टेंस ज्यादा होगा, इससे 2 बॉक्स का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये एनर्जी स्पेसिंग सेम नहीं होती। तो जब आपको कंपैरिजन करना है ना, तो आपको यही कंपैरिजन करना है कि अगर इसी लेवल में वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन और किसी भी हायर लेवल से आ रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि इस पर्टिकुलर से ये मार्जिन ज्यादा है। We can't say about the other differences because that boxes, that lines are not equally spaced. ये भी हो सकता है कि जहां पे आपको लग रहा है 1 2 3 लेवल जंप है, और यहाँ पे लग रहा है 2 लेवल जंप है, और यहाँ पे लग रहा है 2 लेवल जंप है, इनकी वैल्यू कम हो और एक लेवल की वैल्यू ज्यादा हो। तो हमें
कंपैरिजन उसी लेवल से करना है जिसमें आपकी पहली ट्रांजिशन दी हुई है। यहाँ पे ये विजिबल रीजन में है, इससे हाई एनर्जी मतलब यहीं पे कोई रिटर्न कर रहा है पर स्टिल हायर से कर रहा है, तो दैट ए वुड बी द हाई एनर्जी ट्रांजिशन, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। आई एम समराइजिंग माई आंसर, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन कि थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसको आप एग्जाम में ऐसे क्लिक नहीं करना चाहिए आपके माइंड में कि इफ इट इज कमिंग टू द सेकेंड लेवल देन इट इज अ बामर एंड इन अ विजिबल रीजन, because if the examiner is saying ki E is a visible na, then it is not coming to the second level, it is coming to the first level. Okay, so that means we have to simply consider the energy, we have to just take the high energy transition because UV का energy visible से ज्यादा होता है। अब high energy में ये नहीं बोल सकते कि ये 3 वाला है या 2 वाला है वो 5 वाला है, because levels are not equally spaced. So what we have to check कि जिस level में आपका बामर आ रहा है उससे corresponding high energy you have to check from that level only. Means if this is a final one ना, if this is a final one तो obviously इससे ऊपर से 3 बॉक्स से आ रहा है ना, चाहे वो इक्वली भी स्पेस्ड होंगे, लेस स्पेसिंग में होगी पर है तो इससे ज्यादा एनर्जी, दैट्स व्हाई A is a correct answer. Is that clear बेटा? Yes, ma'am. Okay, anybody who is facing any doubt? हाँ ना भी नहीं बोलते हो बच्चा, कैसे चलेगा? हाँ मैम। Okay, question number 49. Question number 49 very very easy. Which of the following statement is not true? Which of the following statement is not true about long form of periodic table? PT का मतलब here is a periodic table. First is it reflects sequence of filling of electron. Sequence of filling of electrons into sub-energy levels S, P, D and F. Second is it helps to predict stable valency state of elements. Third is it reflects the trends in physical and chemical properties of the elements. D is both A and C. Go for it. Beta, one thing you have to remember, I am asking about not correct option. Don't be in hurry. Our first priority is to mark the correct option. Second priority is to reduce the time. ऐसे नहीं है फटाफट पहला सही लगा पहला बोल दो, दूसरा सही लगा दूसरा बोल दो, ये भी देखो कि नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू नहीं पूछा है। Till now I have received the 3 answer and none of them is correct. Anish, yours is correct. बस अभी ये तक एक ही करेक्ट है। तन्वी, आपने जो सेकंड टाइम भेजा है वो करेक्ट है। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट द मच ऑफ द टाइम बिकॉज इजी क्वेश्चन है। पहला आपको लग रहा है जैसे कृतिका करेक्ट, it reflects the sequence of filling of the electrons in the energy level SPDF. देखो बेटा, periodic table के बारे में मैंने एक बात बोली थी आपको कि Bohr was a scientist whose name, although it is not written in the NCERT, but that has to be associated with the classification. क्यों?
आप देखो ना, अगर आपके पास एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स sp d f सब शेल में जैसे जाते हैं, उसी बेस पे periodic टेबल बना है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, देन यू डिसाइड द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द periodic टेबल। द बोहर्स नेम हैज टू बी इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन। तो वो कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन sp d f में फिल होते हैं। बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है। पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ही तो आप देखते हो कि पहले अगर s के बाद p आता है, उसके बाद भी d आता है, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, उसने नॉट करेक्ट पूछा है, ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ये तो बेटा डेफिनेशन ही है पीरियोडिसिटी की, है ना, तो ये भी करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। अब ए एंड सी उसने बोला है नॉट करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो जो करेक्ट है बी, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल कहाँ बताता है कि कौन सी वैलेंसी स्टेबल है? एक ही ग्रुप में हमारे पास +2 वाला भी पड़ा है, +4 वाला भी पड़ा है, ठीक है, और एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर वो स्टेबल वैलेंसी बताता तो स्टेबल वालों का अलग होता, अनस्टेबल वालों का अलग होता। वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी। वो नहीं हमें पता स्टेबल वैलेंसी देता है या नहीं देता है, व्हेन इट रिएक्ट तब पता लगेगा। तो पीरियोडिक टेबल की पोजीशन से हम स्टेबल वैलेंसी नहीं बता सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि जैसे कोई एक ही वैलेंसी देता है, एस ब्लॉक में पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उनमें हम बोल सकते हैं कि हाँ एक ही वैलेंसी है। अदरवाइज जहाँ पे मल्टी वैलेंसीज है तो कैसे पता लगेगा कौन स्टेबल है? वो तो रिएक्शन करवा के पता लगता है। तो बी इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, 20 ml of 0.1 molar barium chloride is mixed with 30 ml of 0.2 molar Al2SO4 thrice. What is the mass of barium sulfate formed? ठीक है, तो ए ऑप्शन आ गया आपके पास 2.399 ग्राम, बी ऑप्शन आ गया 0.832 ग्राम, सी ऑप्शन है 0.466 ग्राम, and the D option is 2.129 gram. Go for it. प्रशांत करेक्ट। देवांश, देवेश, सॉरी, देवेश नॉट करेक्ट बेटा। पलक नॉट करेक्ट, महक करेक्ट। Okay, yes everyone.
चलिए लेट्स टेक द सॉल्यूशन। पहला तो सबको पता लग गया होगा बेटा, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से चैप्टर है। एंड या आप इसको ये भी बोल सकते हो, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ही है वैसे। और बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका मोलैरिटी का। देखो उसने क्या बोला है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, तो आई थिंक एवरीबडी कैन एक्सप्लेन मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ द मोल्स अपॉन द वॉल्यूम, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे तो वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो 20 ml ऑफ 0.1 मोलर में 0.1 यानी कि मोलैरिटी को हम 20 ml से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये 2 मोल आ जाएंगे। पर आपने एक बात नोट करी, ये मिली है तो हम इसे लिखेंगे 2 मिली मोल। तो इसका मतलब है रिएक्शन जब हुआ ना, तो 2 मिली मोल कौन रिएक्ट किया, बेरियम क्लोराइड। अब दूसरा कितना दिया हुआ है, 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट। 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब हुआ 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 6 आंसर आ गया। तो 6 मिली मोल आपका रिएक्ट हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इससे ना हमें इतना आइडिया हो गया कि रिएक्शन में कौन कितना प्रेजेंट है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं ये लाइन रिमूव कर दूं ना, ये तो डेफिनेशन सबको आती है। यस मैम। चलो गुड, वेरी गुड। अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको बाकी का सोल्यूशन मैं ऊपर दे सकूं। आई विल ड्रॉ एरो और आई जस्ट वांट कि इसी पेज पे ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या लिखा हमने, देखो रिएक्शन क्या होगा। हमने रिएक्ट किया बच्चा बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से। इसका रिएक्शन का आंसर आई एम 100% श्योर सब बच्चों को आता है। देखो बच्चा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, क्रॉस ही तो होना है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। बाकी बैलेंसिंग इसकी करनी पड़ेगी हमें। कितने सल्फेट है, 3 सल्फेट है तो ये 3 हो गया। कितने क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है। ठीक है, और 2 एल्यूमिनियम है तो इसको 2 कर देते हैं, तो ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 2 6। तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई हमारी, और बैलेंसिंग भी आसानी थी इसकी। इस इक्वेशन से तुम्हें ना स्टोक्योमेट्री चेक करनी है, मतलब कौन कितने के साथ कंबाइन कर रहा है। आपने देखा अगर 3 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 ही बेरियम सल्फेट बन रहे हैं, यस और नो? यस मैम। चलो, तो क्या मैं ये बात ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर इसके 3 मिली मोल होंगे तो इसके भी 3 मिली मोल ही होंगे? यस मैम। बहुत जनरल सी बात है, ठीक है ना। बट आपने एक बात देखी कि यहाँ पे क्वेश्चन में बेरियम क्लोराइड पड़ा कितना है हमारे पास, 2 मिली मोल, और रिएक्शन में हमें चाहिए कितना था, 3 मिली मोल। तो इसका मतलब अब ये कितना चाहिए था, 6, और ये कितना पड़ा है, 2। इसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एल्यूमिनियम 2 है ना यहाँ पे, मतलब Al2 है ना, दैट्स व्हाई आई वाज यस टेलिंग। मैम। तो ये तो उससे बहुत ज्यादा पड़ा है, 6 पड़ा है, चाहे 2 ले लो चाहे 1 ले लो, 2 लेना होता है वैसे यहाँ पे। तो आप एक बात नोट करो कि ये तो जितना चाहिए उतना है ही नहीं है। तो अगर किसी रिएक्शन में जितना प्रोडक्ट, जितना आपके पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उससे ज्यादा चाहिए स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि बेरियम क्लोराइड तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बेरियम यस मैम। क्लोराइड तो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या होती है लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन? लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन होती है द रिएजेंट विच यूज्ड अप अर्ली, है ना, जो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है ना। अब आप देखो ना कि अगर इसके 3 मिली मोल चाहिए तो हमारे पास तो 2 प्रेजेंट है, यानी कि ये प्रोडक्ट ये जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा हमारा डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। आप देखो ना, एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में जितना मर्जी जो मर्जी बनता रहे, पर अगर एक दिन में एक हैंडल बनता है तो साइकिल तो एक ही बना ना, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। यस मैम। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर इसके 2 मिली मोल हैं तो बेरियम सल्फेट कितना फॉर्म्ड होगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड कितना होगा, 2 मिली मोल, है ना, इतना बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। बस आगे तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। अब ले लेते हैं थर्ड कलर। तो बेरियम, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो बच्चा बेरियम सल्फाइड 2 मिली मोल फॉर्म होगा, तो 2 मिली मोल को तो कर लो तुम थोड़ा सा सॉल्व।
2 इंटू 10⁻³ मोल, 2 इंटू 10⁻³ मोल कितना हो गया? 0.002 मोल, या हाँ या ना? ठीक है, आगे तो बच्चा क्वेश्चन ही सॉल्व है। 0.002 मोल, गिवन मास x, मोलर मास इसका 233 होता है, तो अगर आप इसमें से x की वैल्यू निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी 0.466 ग्राम। वेरी इजी, तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। इट इज क्लियर टू एवरीवन ना? यस मैम। चलो बच्चा, तो इसके साथ पहले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और जहां तक मैं देख रही हूँ आप लोगों का रिस्पॉन्स, चलो अभी नहीं, कुछ कमेंट्स देते हैं। लेट्स डू द मोर क्वेश्चंस। 51 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 एटम्स A एंड B। ठीक है, मैं ना तुम्हें एक डाटा शेयर कर रही हूँ, तो मुझसे उसकी पोजीशन पता लगाना क्या है। Here I have written the element A and the B, and the ionization enthalpies in the kilojoule per mole, first, second and third। ये दे रखी है 899, 1757, 14847। ये दे रखी है 737, 1450, 7731। और आपको ढूंढना है विच इज करेक्ट। रिगार्डिंग विच इज करेक्ट, तो A is both A and B belongs to group 2 and A comes below B। पोजीशन आपको चेक करनी है। दूसरा है बी ऑप्शन, बोथ A and B belongs to group 1। ठीक है, एंड A comes below B, सेम। सी ऑप्शन है both A and B belongs to group 1 and B comes below A, and the D, both A and B belongs to group 2 and B comes below A। Go for it, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। Almost all the answers are correct. Kritika, Devesh, not correct. चलिए, एनी हाउ, देखो इस क्वेश्चन को ना विजुअलाइज करके देखो। बात हो रही है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, तो मैं एक जर्नल में अगर इसका सोचूं, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 में है, अभी नॉट करेक्ट, अंकिता करेक्ट, ग्रुप 1 में है कोई एलिमेंट, तो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1, है ना? जैसे 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, एनी ऑफ s1। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो उसका इजीली चला जाएगा, है ना?
और पहला इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो नोबल गैस पे आ जाएगा। जैसे मान लो कोई 4s1 है, ठीक है, तो उसके पहले होगा 3s2 3p6। तो IE1 तो होगी लो, पर IE2 होगी वेरी हाई, ठीक है। और IE3 फिर से लो हो जाएगी। IE2 वेरी हाई क्यों होगी? क्योंकि वो नोबल गैस बन गया। और IE3 फिर से लो हो जाएगी, क्योंकि 6 का 5 हो जाएगा, फिर 5 में से तो आराम से निकाल सकते हो। तो ये तो है ग्रुप 1 की बात। अगर वो एलिमेंट ग्रुप 2 का है तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। जैसे ले लो, यही ले लो, 3s2 3p6 एंड 4s2। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, या जितनी भी लगेगी IE1 है ना, लो होगी। और IE2 तो उससे ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड वाला जो है वो हाई एनर्जी से निकलता है। बट IE3 बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि उसके बाद नोबल गैस आ जाता है। तो IE3 होगी वेरी हाई। तो यानी कि अगर वो ग्रुप 1 में है तो लो हाई लो, और ग्रुप 2 में है तो लो हाई वेरी हाई। अब देखो, लो हाई वेरी हाई। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाई सिर्फ तभी हो सकती है अगर वो थर्ड इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाले। थर्ड इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से तब निकालेगा जब पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा NS2 से, ठीक है। तो ये पहले बात तो एलिमेंट ग्रुप 2 का है। तो ग्रुप 2 का है तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो कभी भी नहीं हो सकते। अब पहले वाले एलिमेंट से बी वाले एलिमेंट की सारी एनर्जीज कम है, तो इसका मतलब है डाउन द ग्रुप जो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब है बी कम्स बिलो द ए, तो दैट्स व्हाई द डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? यस मैम। समझ में आया सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? नो मैम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 52, ये इजी है क्वेश्चन। अपॉन हीटिंग अ लीटर, बच्चा ए लीटर का मतलब है 1 लीटर, ठीक है। अ लीटर ऑफ M/2 HCl solution, 2.675 gram of HCl is lost due to evaporation, ठीक है। एंड volume of the solution shrinks to 750 ml. Then molarity of resulting solution is X molar, and number of millimoles of HCl in 100 ml of final solution is Y. The X and Y are 569, this one. Go for it. Devesh, not correct.
तन्वी नॉट करेक्ट, अभी करेक्ट, प्रशांत करेक्ट। इट्स ओके इफ इट इज नॉट कमिंग करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पलक करेक्ट, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली आंसर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा। देखो ये क्वेश्चन ना चाहे नॉर्मेलिटी में आता चाहे मोलैरिटी में आता, सेम आता है इसका, क्योंकि नंदिनी नॉट करेक्ट बेटा। m/2 HCl जो दे रखा है, HCl के केस में Z फैक्टर 1 होता है, ये एसिड है, इसकी बेसिसिटी 1 है, तो Z फैक्टर 1 है। तो ऐसे केसेस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू सेम होती है, महक करेक्ट। ठीक है, तो चाहे m/2 दिया हो चाहे n/2 दिया हो, वो सेम ही आएगा। तन्वी नाउ करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन में मोलैरिटी कितनी दे रखी है, m/2 का मतलब हो गया 1/2, है ना। यस मैम। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला भी बता दो लगे हाथ, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ द मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.675 ग्राम अपॉन मोलर मास, इसका कितना होगा, अच्छा सॉरी सॉरी 2.675 ग्राम तो लॉस्ट है, यानी कि गिवन मास हमें नहीं दिया हुआ। तो गिवन मास को x ले लो, मोलर मास इसका कितना है, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ गया 36.5, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर है और ये सारी मोलैरिटी दे रखी है 1/2, तो इससे x यानी कि गिवन मास है ना, गिवन मास कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका x गिवन मास इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा भाई, क्या कैलकुलेशन किया आपने, दैट इज 36.5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा मैम 18.25 18.25 ग्राम, इतना गिवन मास था HCl का। अब इसमें से कुछ बेचारा उड़ गया, लॉस हो गया 2.675, तो रिमेनिंग HCl कितना बचा तुम्हारे पास, रिमेनिंग HCl कितना था टोटल 18.25, तुमने मुझे अभी बताया कैलकुलेट करके, 2.675 इसमें से लॉस हो गया, कितना आया माइनस करके भाई, मैम 15.57 15.575 ग्राम, इतना हमारे पास बचा। बस आगे क्या टेंशन, आगे मोलैरिटी निकाल दो। उसके बाद हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें आता है। मोलैरिटी में अब की बार गिवन मास कितना हो जाएगा 15.575, मोलर मास इसका तुम जानते हो 36.5, एक इसमें चेंज हो गया, वो कह रहा वॉल्यूम भी श्रिंक हो गया 750 ml, तो 750 ml के लिए 1000 लगा दो। तो जब आप इसको कल कैलकुलेट करते हो ना बच्चा, दिस कम्स आउट टू बी 0.569 मोलर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि इसी का एक पार्ट कि मिली मोल्स निकाल लो 100 ml में, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अभी हम पिछले क्वेश्चन में निकाल के हटे थे। मिली मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ, मिली मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यस मैम। ठीक है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी निकाली तुमने 0.569, इनटू वॉल्यूम कितना है 100 ml उसने दे रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 56.9, तो ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही लंबा खींचा हुआ है उसको कि इतना भी इवेपोरेट हो गया, बाकी तो 2 बार मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा है, पहले में से एक्स निकाला है, दूसरे में पुट किया गिवन मास। इज दैट करेक्ट, यस मैम। चलो आ जाओ आगे फटाफट से। 53 भी मोल कंसेप्ट से ही है, स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन और रीजनिंग वाला है नहीं, ट्रू एंड फॉल्स वाला है। द स्टेटमेंट 1 दे रखी थी, ध्यान से देखना, हाँ, 1 mole of the SO2 contains double the number of molecules present in 1 mole of ऑक्सीजन। और जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 में दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2
is double than that of O2. अब बस क्वेश्चन में वही है जो हर बार होता है. स्टेटमेंट 1 and 2 both true. 2 is correct explanation of 1. Correct explanation of 1. B. Statement 1 and 2 both true, but 2 is not correct explanation of 1. C. Statement 1 is true, 2 is false. D. 1 is false, 2 is true. Think about it. Tanvi correct. Aanchal correct. Prashant correct. Nandini not correct beta. Disha correct. Ankita correct. Let's take the explanation. I am going to use the next slide for this. देखो जो हमें पता है मोल कंसेप्ट के बारे में, एक मोल में कितनी भी चीजें हो, महक करेक्ट. एक मोल SO2 का मतलब है N0 molecules of SO2. यही है ना मोल की डेफिनेशन. अगर एक मोल एटम लोगे तो एक मोल उसके एटम, एक मोल मॉलिक्यूल का लोगे तो N0 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. N0 मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं SO2. N0 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2. और उसका मोलर मास कितना होगा? उसका मोलर मास होगा, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 8 का होता है 16, 64. और अगर उसका वॉल्यूम भी पूछा होता, चलो ये भी लाइन कंप्लीट कर लो, 22.4 लीटर या 22,400 ml. ये हमें मोल कंसेप्ट हमें इतना आता है. ऐसे ही अगर एक मोल ऑक्सीजन लोगे तो इसमें भी N0 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, है ना? यस मैम. और इसका मोलर मास कितना आएगा बेटा? मैम 32 ग्राम. उसका मोलर मास 32 आएगा और उसका वॉल्यूम इतना ही आएगा. आपको अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इकट्ठी कर लेनी होती है, बाकी देख लो क्या है. पहली ऑप्शन बोलता है 1 and true. पहली ऑप्शन कहता है, पहला स्टेटमेंट 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. कहाँ पे आए डबल बताओ? इसमें भी N0 मॉलिक्यूल आते हैं इसके और इसमें भी N0 आते हैं, डबल तो नहीं है. मोलर मास उसका डबल है 64 and 32. तो इसका मतलब है बोथ ट्रू नहीं है, तो A B नहीं ऑप्शन हो सकता. स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं हो सकता, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन. 1 is false and 2 is true. Is that correct बेटा? यस मैम. ऐसे ही किया था तुम लोगों ने? यस मैम. यस मैम. गुड. 54 क्वेश्चन भी हाइपोथेटिकल बनाया हुआ है. इफ द नाइट्रोजन atom had electronic configuration (1s7), it would have lower energy than that of
normal ground state configuration जो नाइट्रोजन की होती है 1s2 2s2 and 2p3 because the electrons would be closer to the nucleus, yet 1s7 is not observed because it violates which rule? आपको ये बताना. It violates the A is a Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. B is the Hund's rule. C is a Pauli's exclusion principle. D is a Bohr's postulate of stationary orbits. चलिए, go for it. अंकिता करेक्ट, महक करेक्ट, आंचल करेक्ट, अनीश करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, कृतिका नॉट करेक्ट. दिस इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. वो कह रहा कि अगर नाइट्रोजन के सारे 7 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में डाल दें 1s7 कर दें अभी करेक्ट, तो आपके पास वो ज्यादा लो एनर्जी होगी उसकी, क्योंकि एस तो न्यूक्लियस के पास होता है. फिर भी हम उसके इलेक्ट्रॉन एस में सारे ना डाल के फिर 2s और 2p में डाल देते हैं. अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि एस में डालने से कौन सा रूल वायलेट होता है? तो बहुत सीधी सी बात है. अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम मुझे एक लाइन का आंसर दोगे कि मैम एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसने बोला? क्या कौन सी ये स्टेटमेंट है कि एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दैट टू वुड बी ऑफ द ऑपोजिट स्पिन? प्रिंसिपल थोड़ा ना. हंस रूल तो पेयरिंग के बारे में बात करता है और सिंगली फील्ड के बारे में बात करता है. बोहर के पोस्टुलेट वाला आंसर कैसे हो सकता था? बोहर के स्टेशनरी पोस्टुलेट्स का मतलब है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है तब तक वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करता. उसका तो ये कोई देना लेना ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन से, कौन कैसे आता है. वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल बताएंगे ना. तो इट्स आंसर इज अ पॉलिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बोलता है कि एक ऑर्बिटल जो कि एस में एक ही होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उन 2 की भी ऑपोजिट स्पिन होती है. दिस इज अ 55 नंबर. Very easy question. An oxide of iodine. आयोडीन का मोलर मास इसने 127 दिया हुआ है. कंटेन 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन फॉर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. Its formula could be A is I2O3, B is I2O, C is I2O5,
D is I2O7. चलिए, go for it. महक करेक्ट, आंचल करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, कृतिका नॉट करेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब हम लोग जब 11th में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तन्वी करेक्ट, तो उसमें आपको एक बॉक्स वाला न्यूमेरिकल नहीं आता है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला, यस याद मैम। है? एलिमेंट कौन कौन सा गिवन है? एक आयोडीन गिवन है, एक ऑक्सीजन गिवन है। गिवन वेट इसके कितने कितने हैं? वैसे तो मैं वैसे ही टेबल बना रही हूँ, निकल तो ऐसे भी सकता है। तो ये गिवन वेट इसका है 25.4 ग्राम और इसका है 8 ग्राम। तो इसके एटॉमिक वेट कितने हैं? करते नहीं थे एक ऐसा क्वेश्चन? एटॉमिक वेट इसका हो गया 127 और इसका कितना हो गया? 16। अब मोल्स कैसे निकालोगे इसके? 25.4, 127, 8/16, ये कितना आता है? 1/2 हो गया। तो 1/2 तो 0.5 हो गया। ये कितना कैलकुलेट किया तुम लोगों ने? 0.2। अप्रोक्सीमेटली 0.2। ये ना मोल्स आए हैं जिसकी ना होल नंबर रेशो लेनी होती है। होल नंबर रेशो यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 2 और 5 आ गया, सिंपल। ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? I2 and O5, दैट्स इट। ये मैंने टेबल तो वैसे ही बना दिया, आप बिना टेबल बनाए भी कर सकते थे। तो इट्स ऑप्शन वुड बी C। 56 1 for very easy question. Which of the following the radius will be same as for hydrogen atom having n is equal to 1? पहली ऑप्शन है He+N2, दूसरी ऑप्शन है Li2+N2, तीसरी ऑप्शन है Be3+N2, चौथी ऑप्शन है Li2+N3। गो फॉर इट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529। देवेश नॉट करेक्ट, आंचल करेक्ट। 0.529 इंटू n² / z एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन की अगर बात हो रही है फर्स्ट शेल की, तो दिस इज 0.9 इंटू 1² डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आ गया। अब कौन सा आंसर इतना ही आता है? अब आप बेरिलियम बाकी सब कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं आएंगे। अब इसमें R2 निकालना है 0.529 इंटू 2²। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं लगाना है, एटॉमिक नंबर लगाना है। Z इसके लिए 4 है। ठीक है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। पलक करेक्ट, ध्रुव नॉट करेक्ट। इज दैट करेक्ट? यस मैम। Good going class. Approximately 11 questions we have done today. 4 नंबर के माने जाए तो हमने अच्छा खासा काम कर लिया है 44 मार्क्स का। और next we will resume when you will join back. All the very best beta for your exams. Give your best of yours. Work hard, really really hard. जब ये काम करके आओगे ना, उसके बाद हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव की भी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गिव द बेस्ट ऑफ योर्स।
Thank you, Thank ma'am. ओके बेटा, टेक केयर, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं फिर आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ठीक है? ओके